नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में जो है ना हम एक बार फिर से जन्म समय शुद्धिकरण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसका जो टॉपिक होगा वो होगा जन्म समय शुद्धिकरण। ठीक है। आज मतलब फिर से जो है मैं आपको कुछ उदाहरणों पे जो है बीटीआर करके बताऊंगा कॉपी पेन की मदद से, है ना। मैंने अपने पिछले वीडियो में जब मैंने सॉफ्टवेयर की मदद से बताया था तो वहाँ पर चीज़ें कैसे करनी है वो मैंने आपको ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर की मदद से बता दी थी। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझिए दोस्तों कि जो मैं आपको जन्म समय शुद्धिकरण बता रहा हूँ, ये जो ओरिजिनल केपी एस्ट्रोलॉजी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने जो गुरुदेव श्री सुरेश सहासने जी की पुस्तकों में जो चीज़ें पढ़ी हैं उस हिसाब से जो है हम बीटीआर को करेंगे। अगली चीज़ ये है दोस्तों समझने के लिए कि बीटीआर में ना कठिन जैसा कुछ भी नहीं है ना। और यहाँ पर क्या हुआ है ना बीटीआर में कि समय के साथ अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के नियम दे दिए हैं। तो हो सकता है कि मैं जिन नियमों के अनुसार आपको बीटीआर करके बता रहा हूँ ना, आपने जब कृष्णमूर्ति पद्धति पढ़ी हो जिनसे भी, तो उन्होंने इस तरह के नियम ना बता के कुछ अलग मॉडिफाइड नियम बताए हों बीटीआर करने के। इसलिए हो सकता है मेरा तरीका आपको अलग लगे, या मतलब आप जिन तरीकों से बीटीआर करते आ रहे हैं मेरा तरीका उन तरीकों से अलग हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे यदि ऐसा होता है तो आपको कुछ मतभेद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कुछ कमेंट्स में देखा तो लोगों को आपत्ति थी कि मैं ये कैसे बीटीआर कर पा रहा हूँ। तो ये गुरुदेव सहासने जी की पुस्तक से जो चीज़ें जितना मैं समझ पाया हूँ उस हिसाब से हम बीटीआर कर रहे हैं, और ओरिजिनल केपी के अनुसार जो मेथड है वो यही है। ठीक है। और कठिन जैसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैंने केपी में भी बीटीआर सीखा है, बहुत इजी है। मैंने कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में भी बीटीआर सीखा था। जब मैं वहाँ पर बीटीआर जब गुरुजी पढ़ा रहे थे तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि बीटीआर बहुत इजी है। कस्पल इंटरलिंक में लोगों ने ज़बरदस्ती इसे हवा बनाया हुआ है, और गुरुजी जो हैं वो किसी भी आप टफ कुंडली भी लेके आएंगे तो वो मतलब मुश्किल से 5 से 10 मिनट में जो है उसमें बीटीआर कर देते हैं। और यदि नॉर्मल कुंडली हो तो उसमें मतलब उनको सिर्फ कुछ मिनट्स लगते हैं, 1-2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट में गुरुजी जो है वो बीटीआर कर दिया करते थे। तो इसमें ऐसा हुआ जैसा कुछ भी नहीं है, ऐसे डरने की कोई भी बात नहीं है। आज जो है ना मैं आपको शुरू में एक और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसके बाद में जो है हम एग्जांपल्स करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक बताना इसलिए ज़रूरी है कि एक रिवीजन हो जाएगा और आप और हम जो है वो सेम पेज पर आ जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा नक्षत्रों का क्रम होता है, नक्षत्रों के स्वामी का क्रम, वो होता है केतु, शुक्र, इसके बाद में जो है फिर सूर्य, फिर इसके बाद में जो है चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, और फिर गुरु, और फिर शनि, और फिर बुध। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है हमें, क्योंकि समझने वाली है इसलिए मैं इसे लाल पेन से लिखता हूँ। हर कुंडली पर समझते जाइएगा, बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूँ। बीटीआर की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत बड़ा कथन है दोस्तों, एक लाइन में मैंने लिख दिया है, हर कुंडली पर बीटीआर की ज़रूरत नहीं होती है। ये ना आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? जैसे मान लीजिए कि यजमान जो है, यजमान, उसे हम क्लाइंट भी कह सकते हैं, नेटिव भी बोल सकते हैं, है ना। ये हमारे पास में आए हैं, इन्होंने ना हमें अपनी कुंडली दिखाई और इन्होंने जो है विवाह का प्रश्न किया। इन्होंने विवाह का प्रश्न किया है, तो जो प्रश्न है हमारा वो सप्तम भाव से होगा।
तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सप्तम भाव का जो है वो उप नक्षत्र स्वामी ग्रह जो है वो हम देखेंगे, इसे हम देखेंगे। और साथ ही हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा प्रश्न समय है, प्रश्न समय मतलब कि जब वो व्यक्ति हमारे पास में आके बैठा है, जब उसने प्रश्न किया है, उस समय का जो है हम रूलिंग प्लैनेट जो है वो लिख लेंगे। एल एस आर और डी जो है ये हम क्या करेंगे दोस्तों, उस समय के लिख लेंगे। तो मान लीजिए कि जब व्यक्ति हमारे पास में आया था उस समय जो है वो मंगल का जो है, मतलब लग्न का जो स्वामी ग्रह है वो मंगल था। इसके बाद में जो चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी ग्रह है वो मरकरी था। इसके बाद में जो है चंद्रमा का राशि स्वामी ग्रह जो है वो खुद चंद्रमा था। और जो डे लॉर्ड है दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो शुक्रवार था। तो ये जो है प्रश्न समय के हमें जो है आरपीज मतलब कि रूलिंग प्लैनेट जो है वो मिल चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मान लीजिए कि राहु और केतु से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हमें इस तरह से क्या मिल गए हैं, रूलिंग प्लैनेट जो है वो मिल गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह, यदि हमारी कुंडली जो है सही है, कुंडली का जो समय है, कुंडली का समय मतलब कि जातक का जो जन्म समय है, यदि वो सही है, यदि वो सही है, तो जो हमारा सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह होगा ना दोस्तों, वो मार्स, मरकरी, मून या वीनस में से ही होगा। क्या होगा वो, मार्स, मरकरी, मून या फिर वीनस में से ही होगा। अब आप मान लीजिए कि वो जो हमारा ग्रह है, सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, वो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो बुध है। तो बुध जो है हमारा वो रूलिंग प्लैनेट में मौजूद है, दूसरे दर्जे का कार्येश है, तो मतलब ये जो है कुंडली जो है वो सही है। तो अब हम इस कुंडली पर जो है हम आगे काम कर सकते हैं। हमने विवाह के बारे में जातक के प्रश्न का उत्तर दे दिया, फिर जातक ने उसके बाद हमसे अगला प्रश्न किया कि ठीक है, आपने विवाह कब होगा ये तो बता दिया, लेकिन ये बता दीजिए कि उसके बाद संतान प्राप्ति कब होगी। तो संतान प्राप्ति के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पंचम भाव का उपयोग करेंगे। तो अब हम पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी देखेंगे, लेकिन चूंकि पहले जब जातक ने पहली बार प्रश्न किया था, तब हम प्रश्न का जो मुख्य भाव था उसके उपनक्षत्र स्वामी ग्रह को हमने चेक किया था और वो हमें रूलिंग प्लैनेट में मिल गया था। तो दोबारा जब जातक ने किसी दूसरे भाव से संबंधित प्रश्न किया है, तो उस प्रश्न भाव के मुख्य प्रश्न भाव के से संबंधित जो मुख्य भाव है उसके उपनक्षत्र स्वामी को हम चेक नहीं करेंगे। मतलब कि अगर जातक थोड़ी देर बाद जातक ने हमसे ये पहला प्रश्न किया विवाह का, अब यदि जातक जो है यदि हमसे संतान का प्रश्न करता है, संतान का जो है जातक हमसे क्या करता है, प्रश्न करता है, तो संतान का जो प्रश्न है वो पंचम भाव से होगा। तो अब ये जो पंचम भाव है ना, इसके उप नक्षत्र स्वामी ग्रह को अब हमें आरपीज में देखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले ही हम जो है ये देख चुके हैं। पहली बार जो जातक ने प्रश्न पूछा था उस समय प्रश्न भाव का जो प्रश्न से संबंधित मुख्य भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी था वो हमें रूलिंग प्लैनेट में मिल गया था। तो दोबारा जब जातक उसी कुंडली से प्रश्न कर रहा है तो हमें आरपीज में उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए यदि जातक ने पहले हमसे पंचम भाव का प्रश्न पूछा होता, मान लीजिए कि क्या आपको लगता है कि मेरी जो है वो मैराइट मेरी जो है वो मान लीजिए कि प्रेम विवाह हो सकता है या नहीं, या फिर लव अफेयर्स के मामले में मेरा हॉरोस्कोप आपको कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो उस केस में पहले हम क्या करते, पंचम भाव के उपनक्षत्र स्वामी को देखते, और अगर यदि कुंडली का समय सही होता तो पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह जो होता वो मुझे प्रश्न समय के रूलिंग प्लैनेट में मिलता ही, वो मुझे प्रश्न समय के रूलिंग प्लैनेट में मिलता ही। ध्यान रखिएगा आप ये दोस्तों बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जातक हमारे पास में कुंडली लेके आएगा और विवाह वो किसी भी भाव से संबंधित जो है प्रश्न करेगा, तो जो उसका प्रश्न वाला भाव है
प्रश्न उसने जिस भाव से संबंधित किया है, उस भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी ग्रह है, वो जब मैं बैठ के उस कुंडली पर काम कर रहा हूँ उस समय, उस यजमान के सामने, उस क्लाइंट के सामने, उस नेटिव के सामने, तो वो जो है ना मेरा रूलिंग प्लैनेट में होना जरूरी है। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बेस्ट केस बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, मतलब जो मेरा कस्पल सबलॉर्ड है मुख्य भाव का, यदि वो आरपीज में नहीं आता, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब जन्म होता है ना, तो जो नर्स स्टाफ होता है, जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, वो डिलीवरी करने में मतलब जो लगे रहते हैं ना, उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि डिलीवरी जो है वो सही से हो जाए। उस समय कोई ऐसा घड़ी की तरफ नहीं देखता होता कि एक व्यक्ति जो है वो घड़ी पे ही देख रहा है ना, ऐसा नहीं होता। तो समय में जो है 2-3 मिनट का अंतर कभी कभी हो सकता है। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि केपी एस्ट्रोलॉजी में जो है हमारे 3 मिनट से जो है 9 मिनट में जो है कस्पल सबलॉर्ड जो है वो बदल जाते हैं। 3 मिनट से 9 मिनट में जो है वो कस्पल सबलॉर्ड बदल जाते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि व्यक्ति ने आपको समय दिया है और वो समय जो है उसमें थोड़ी सी जो है मतलब 3-4 मिनट का जो है वो आगे पीछे हो सकता है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा। ठीक है, मंगल, मैं देखिए यहाँ पर गोला लगा रहा हूँ, मंगल, इसके बाद में फिर जो है बुध, ये बुध है, फिर इसके बाद में जो है वो चंद्रमा है, और इसके बाद में जो है वो शुक्र है। हाँ सॉरी सॉरी, ये नहीं है ना, शुक्र है। ठीक है, ये 1 2 3, फिर ये 4। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमें बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्या होगा। जो मैं पूरा जो क्रक्स है ना दोस्तों, जो पूरा सार है वो यहीं पे ही है। तो देखिए ये 4 हमारे रूलिंग प्लैनेट है ना, तो या तो क्या होगा कि जातक ने आके हमसे विवाह से संबंधित प्रश्न किया, तो सप्तम भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी ग्रह है वो या तो हमारे रूलिंग प्लैनेट में ही आएगा। अब अगर वो नहीं आता, अगर वो नहीं आता, तो ये जो हमारे रूलिंग प्लैनेट है ना, वो इनके इमीडिएटली पीछे वाला या फिर बाद वाला ग्रह ही होगा। मतलब देखिए मेरा रूलिंग प्लैनेट जो है वो शुक्र है, तो क्या हो सकता है वो थोड़ा सा जरा हम समझते हैं। चूंकि मेरा रूलिंग प्लैनेट शुक्र है, तो क्या हो सकता है, या तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो केतु होगा, या तो फिर जो है वो सूर्य होगा। ठीक है, फिर चूंकि जो है मेरा उपनक्षत्र, जो मेरा रूलिंग प्लैनेट है वो चंद्रमा है, तो या तो मेरा वो क्या होगा, सूर्य होगा, या तो फिर क्या होगा, मंगल होगा। मतलब कि सूर्य होगा या तो फिर जो है वो मेरा मंगल होगा, इमीडिएटली आगे या फिर पीछे वाला, चूंकि वो मंगल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, चंद्रमा था, इसलिए चंद्रमा के कारण क्या हुआ कि चंद्रमा के कारण वो उसके इमीडिएटली पीछे या बाद वाला हो गया। अब मंगल भी है तो इसके इमीडिएटली पीछे वाला मतलब कि चंद्रमा। ये चंद्रमा को अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये तो आरपी में है, अगर ये आ जाएगा तो फिर हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, मंगल के बाद वाला, मतलब कि वो क्या हो सकता है, राहु हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना। और चूंकि देखिए अगर हम जब चंद्रमा को ले रहे हैं, तो चंद्रमा के क्या होगा, ये इमीडिएटली पहले वाला होगा, मतलब कि सूर्य होगा। मंगल, मंगल हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मंगल हमारा ऑलरेडी आरपी में है। यदि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है यदि वो मंगल होता, तो ऑलरेडी फिर हम यहाँ पर ये वाली प्रोसेस जो है वो चेक नहीं कर रहे होते। तो इसलिए मंगल को भी जो है अभी मैं काट देता हूँ। अब यहाँ पे समझते जाइएगा, चूंकि वो बुध है, तो बुध, यदि मान लीजिए वो बुध नहीं होता है, तो बुध के पहले वाला मतलब कि शनि हो सकता है, या फिर बुध के बाद वाला मतलब कि वो केतु हो सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जातक जब कुंडली लेकर आएगा और हमारे पास में किसी भी भाव से संबंधित प्रश्न करेगा, तो उस मुख्य प्रश्न से संबंधित मुख्य भाव का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह जो है वो प्रश्न समय में रूलिंग प्लैनेट में होना जरूरी है, तभी वो कुंडली जो है वो हमारी सही है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो जो मेरे रूलिंग प्लैनेट हैं, मतलब कि जो मेरा रूलिंग प्लैनेट है शुक्र है, इसके बाद में जो है मेरा चंद्रमा है, इसके बाद में जो है मेरा मंगल है, और इसके बाद में जो है मेरा बुध है, इनके इमीडिएटली पहले या फिर बाद वाला जो प्लैनेट है ना, यहाँ पर ग्रह है, वो मेरा क्या होगा, उपनक्षत्र स्वामी ग्रह होगा। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए, देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, मान लीजिए कि क्या होता है कि जो मेरा कुंडली में सप्तम भाव का जो मेरा उपनक्षत्र स्वामी है,
वो मान लीजिए क्या होता है, राहु होता है। वो क्या होता है, मान लीजिए राहु होता है। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार राहु रूलिंग प्लैनेट में तो नहीं है। तो जब मैं यहाँ पर राहु को देखूंगा तो राहु के इमीडिएटली पहले वाला जो है मंगल, राहु के इमीडिएटली पहले वाला जो ग्रह है मंगल, वो मेरा राहु के जस्ट पहले वाला जो ग्रह है, राहु के पहले जो है मेरे सीक्वेंस में क्या आता है, मंगल। तो मंगल जो है मेरे रूलिंग प्लैनेट का जो है वो हिस्सा है। मंगल क्या है, मेरा रूलिंग प्लैनेट का हिस्सा है। तो मैं क्या करूंगा, मंगल को रख दूंगा। मतलब मुझे ये इंडिकेशन आ गया कि यार जो मेरा 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह है, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा मंगल होगा। क्योंकि राहु जो है मेरा वो रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, तो ये क्या होगा, ये मेरा मंगल हो जाएगा। और चूंकि ये मंगल है तो सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड में मंगल रख दूंगा। ठीक है, 7वें भाव का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो मैंने क्या रख दिया, मार्स। वो मैंने क्या रख दिया, मार्स। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, कस्पल सब लॉर्ड मैंने रख दिया, फिर मैं कस्पल सब सब लॉर्ड रखूंगा। तो मार्स के बाद जो सबसे ज्यादा जो पावरफुल प्लेनेट है यहाँ पर, ठीक है, वो जो है मरकरी है। तो मैं क्या कर दूंगा, कस्पल सब सब लॉर्ड जो है वो मरकरी रख दूंगा। और मरकरी की जो आर्क है वो मैं क्या कर दूंगा, 50% पर सेट कर दूंगा। तो ये जो है मेरा बीटीआर हो जाएगा। मतलब जो व्यक्ति मेरे पास में कुंडली लेके आया था, उसके 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या था, उसके 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी आया था राहु। और राहु मैंने देखा कि राहु तो मेरा रूलिंग प्लैनेट में नहीं था। तो मैंने फिर ये देखा कि यार राहु तो नहीं है, लेकिन राहु के इमीडिएटली पहले वाला मंगल जो है ना, वो मेरा रूलिंग प्लैनेट में है। और रूलिंग प्लैनेट में वो एक पावरफुल कार्यशाह, हालांकि पावरफुल नहीं भी होता, यदि वो डे लॉर्ड भी होता तब भी मैं उसे ले लेता। तो मैंने यहाँ पर मंगल ले लिया। और फिर क्या हुआ, मुझे सब सब लॉर्ड सेट करना था। तो मंगल के बाद जब मैंने मंगल को ले लिया है, तो इन बचे हुए 3 में सबसे ज़्यादा पावरफुल मरकरी है। तो मैं मरकरी को जो है वो कस्पल सब सब लॉर्ड सेट कर दूंगा 7th हाउस का, और उसका आर्क जो है मैं 50% पे क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा। तो इस तरह से क्या होगा, मैंने व्यक्ति जो मेरे पास में विवाहिक से संबंधित प्रश्न लेके आया था, मैंने उसका मुख्य भाव का क्या कर दिया, प्रश्न से संबंधित मुख्य भाव के अनुसार मैंने क्या कर दिया, उसका बीटीआर जो है मैंने कर दिया। अब ये जो कुंडली है ना, ये सही हो गई। मतलब कि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो कि राहु था, राहु की जगह जब मैंने मंगल को सेट कर दिया, और 7वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी जैसे ही मैंने मरकरी रख दिया, तो इसके बाद में क्या हो गया, ये जो मेरी कुंडली है, इस कुंडली पर जो है मेरा बीटीआर जो है वो हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आगे यहाँ पर बढ़ सकता हूँ। अब एक और चीज यहाँ पे समझिएगा, मैंने आपको क्या बोला कि इमीडिएटली पहले वाला या फिर बाद वाला जो है वो मिल जाएगा। यदि इमीडिएटली पहले वाला या बाद वाला नहीं मिलता है, मतलब जो मेरे रूलिंग प्लैनेट्स हैं, वो जो मेरा जातक ने आके अपनी कुंडली दी, कुंडली के डिटेल्स के अनुसार मैंने कुंडली बनाई, और इसके बाद में फिर जब मैंने, जातक ने मान लीजिए प्रश्न किया मुझसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो मैंने चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी देखा। चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो था, वो मेरा प्रश्न समय के रूलिंग प्लैनेट में नहीं था। तो मैंने अब क्या देखा कि यार चलो ये रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, लेकिन ये जो मेरा उपनक्षत्र स्वामी ग्रह है, ये रूलिंग प्लैनेट, इसके, ये जो मेरा उपनक्षत्र स्वामी ग्रह है चौथे भाव का, इसके इमीडिएटली पहले या फिर बाद वाला, मतलब मान लीजिए कि अगर जो मेरा 4th हाउस का, जातक ने मेरे से क्या किया, प्रॉपर्टी से संबंधित प्रश्न पूछा, और जो मेरे 4th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है वो जुपिटर है। अब जुपिटर जो है मेरा वो मार्स, मरकरी, मून और वीनस, मतलब कि प्रश्न समय के रूलिंग प्लेनेट में तो नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा तो जुपिटर के इमीडिएटली पहले और इमीडिएटली बाद वाले जो ग्रह हैं, वो भी जो है मेरे, वो प्रश्न समय के रूलिंग प्लैनेट में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जातक ने जो मुझे समय दिया है ना, उसमें जो है दोस्तों मेरा 3 से 9 मिनट वाला अंतर नहीं है, उसमें अंतर और ज़्यादा जो है वो हो सकता है। तो उस केस में सबसे सही चीज़ यही होगी कि हम जातक से बोल दें कि भैया आप ना हमें जो है 1 से 249 के बीच में नंबर दे दीजिए, और हम इस नंबर के अनुसार जो है हम प्रश्न कुंडली बनाकर जो है होरारी यूज करके जो है हम आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। और जातक को आप क्लियरली बता दीजिए कि आपका जो जन्म समय है ना, वो सही नहीं है, इसलिए अभी जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर कुंडली पर, ये ज्योतिषी के लिए जानना भी जरूरी है जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, और जातक को जानना भी जरूरी है कि आप किसी के पास में गए, या हर, मतलब मेरे पास में ऐसे लोग भी आते हैं जिनको पता रहता, वो बोलते हैं कि उनका जन्म जो है सुबह 7:30 बजे हुआ है। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि ठीक है, आप ये बताइए कि आपको किस रेंज में डाउट है, मतलब ये कैसा 15 मिनट में आगे
पीछे लेके देखूं या आधा घंटा आगे पीछे लेके आपके समय को सही करूं। वो कहते नहीं 7:30 ही है, आप तो बस BTR कर दो, हमें डाउट लग रहा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया आपको डाउट क्यों लग रहा है, कौन सी चीज़ जो है वो मैच नहीं हो रही है। तो कहते नहीं नहीं आप कर दीजिए बस। तो ये कोई सेंस नहीं बनता दोस्तों, है ना, ये कोई सेंस नहीं बनता। अगर अब BTR मतलब कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का चार्ट सही है या नहीं, एक तरीका तो ये होता है, दूसरा प्रश्न पूछ के भी होता है, कभी और जो है हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक का जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये ना मतलब इतना पोर्शन ना आप एक बार और देख लेना, और मेरे साथ में जो है ना नोट्स बना बना के करते जाना। ध्यान रखना, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्यक्ति आता है, व्यक्ति पूछता है कि भैया क्या मेरे हॉरोस्कोप में फॉरेन ट्रेवल लिखी हुई है, तो हम देखेंगे कि 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह जो है वो अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के माध्यम से 3, 9 और 12 जैसे नंबर देना चाहिए। इसके बाद में फिर जो है वो उपनक्षत्र स्वामी 12वें भाव का वो किस राशि में बैठा हुआ है, मूवेबल में, फिक्स में या फिर डुअल में, इसके अनुसार हम ये बता देंगे कि वो कितने समय के लिए फॉरेन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब व्यक्ति आया उसने अपनी डिटेल्स दी और उसने प्रश्न रखा, तो हमने प्रश्न समय के रूलिंग प्लैनेट देख लिए। इसके बाद में फिर हमने क्या किया दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिएगा, हमने देखा कि 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो उस समय के रूलिंग प्लैनेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। यदि वो रूलिंग प्लैनेट में एग्जिस्ट करता है, 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, मतलब कुंडली सही है, हम आगे काम कर सकते हैं। यदि नहीं करता तो 12वें भाव का जो मेरा उपनक्षत्र स्वामी है ना, वो जो भी ग्रह है उसके इमीडिएटली पहले या बाद वाला ग्रह जो होगा वो रूलिंग प्लैनेट में एग्जिस्ट करेगा। तो मैं 12वें भाव का क्या करूंगा, उपनक्षत्र स्वामी उस ग्रह को कर दूंगा जो मेरे 12वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी के इमीडिएटली पहले या बाद वाला ग्रह जो मेरा रूलिंग प्लैनेट में आ रहा है। यदि दोनों ही ग्रह आ रहे हैं, मान लीजिए राहु और शनि दोनों आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर वरीयता देखूंगा, जो पहले आ रहा होगा उसे मैं ले लूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए राहु भी आ रहा है, शनि भी आ रहा है, ये बहुत दोस्तों जरूरी कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा समझना। और शनि जो है ना मेरा, शनि को राहु रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं क्या करूं, एक ही लाइन पे मुझे यहाँ पर शनि भी दिख गया, शनि के बगल में राहु भी दिख गया, तो अब तो दिक्कत हो गई। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, कि KP का रूल है नोट्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्लेनेट, तो मैं उस शनि की जगह राहु को ले लूंगा। तो यहाँ पर जो है मेरा 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु, जो कि रूलिंग प्लैनेट में नहीं था, उसकी जगह वो राहु हो जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा, जब मैंने राहु को ले लिया तो उसके बाद में जो बचे हुए प्लैनेट होंगे उनमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट होगा वो मैं 12th हाउस का जो कस्पल सब सब लॉर्ड है वो सेट कर दूंगा, और मैं उसका 50% का जो आर्क है वो मैं रख दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों क्या होगा, ये जो BTR जो है ना वो हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर मतलब वीडियो जो है दोस्तों अभी ही थोड़ा जो है वो बड़ा हो गया है। मुझे ना असल में क्या है, आज आपको BTR के थोड़े से एग्जाम्पल्स कराने थे, लेकिन बताते 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 जो है वो चीज़ें इस तरह हो गई। चलिए खैर ठीक है, कोई कोई बात नहीं है ना, मैं वीडियो को यहाँ पे अभी क्लोज नहीं कर रहा हूँ। हम आगे कर ही लेते हैं ना, नहीं तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक कुछ और लिखा और पढ़ाया नहीं, वो तो वो वैसा अपना हिसाब किताब नहीं है, है ना। तो ठीक है दोस्तों, ये जो है ना मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में ना अभी हम एक और चीज़ पे थोड़ी सी ज़रा चर्चा कर लेते हैं। तो जब मैं आपको नक्षत्रों उपनक्षत्रों के बारे में पढ़ा रहा था ना, तभी का देखिए ये जो है हमारा मतलब कि एक वो था, कंसेप्ट था कि जो हमारा पहला, दूसरा, तीसरी, चौथी राशि होती है, फिर पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं राशि होती है, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं राशि होती है। पहली राशि, पांचवी राशि और 9वीं राशि में सबसे पहला नक्षत्र जो है वो केतु का होता है, 13 डिग्री 20 मिनट का। फिर शुक्र का होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। फिर सूर्य का होता है 3 डिग्री 20 मिनट का। फिर यहाँ पे जो बचा हुआ नक्षत्र है वो दूसरी राशि, छठवीं राशि, 10वीं राशि में चला जाता है, 10 डिग्री का। फिर इसके बाद में 13 डिग्री 20 मिनट का चंद्रमा का नक्षत्र होता है। मंगल का 6 डिग्री 40 मिनट का होता है। फिर मंगल का जो बचा हुआ है वो तीसरी, सातवीं और 11वीं राशि में जो है वो चला जाता है। फिर इसके बाद में जो है राहु का नक्षत्र होता है, गुरु का नक्षत्र होता है 10 डिग्री का। गुरु का बचा हुआ नक्षत्र यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ शनि का होता है, फिर यहाँ बुध का होता है। तो इस तरह से ये जो है हमारे 9 के 9 नक्षत्र जो है, 9 नक्षत्र जो है वो क्रमवार आते हैं। और ये नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र स्वामी ग्रह हैं, उन नक्षत्रों के स्वामी ग्रह हैं। ठीक है, ये अभी जरूरी है थोड़ा सा समझना, है ना। तो यहाँ पर देखिए अपना हम जो है आज का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये अभी ना मैं आपको क्या है ये समझाने के लिए जो है वो बता दे रहा हूँ।
तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरे पास में एक कुंडली आई थी, इन्होंने जो है ना अपनी बर्थ डिटेल्स दी थी मुझे। अब चूँकि वो व्यक्ति का नाम मैं यहाँ सार्वजनिक नहीं करना चाहता, ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि व्यक्ति ने मुझे बताया कि उनका जो जन्म है ना वो 4 बजे से 6 बजे के बीच में जो है वो हुआ है, ठीक है। और जब मैंने प्रश्न समय, जब मैं इनके बीटीआर पे काम कर रहा था, प्रश्न समय जब मैं इनके बीटीआर पे काम कर रहा था, प्रश्न समय के जब मैंने आरपीस देखे थे, रूलिंग प्लैनेट जब मैंने देखे थे, जिसे हम एल एस आर और फिर जो जो डी डी कहते हैं, तो जब मैंने प्रश्न समय के इनके रूलिंग प्लैनेट लिखे थे तो वो थे मेरे, बहुत अच्छे से मुझे थोड़ा जो है ये समझना है, ठीक है। तो प्रश्न समय के जब मैंने रूलिंग प्लैनेट देखे थे तो वो थे मेरे मरकरी, और फिर जो है मरकरी इन्हें 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय दिया है। तो यहाँ पर जो है मुझे मतलब लग्न भी जो है मेरा वो चेक करना पड़ेगा। लग्न, राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी, ये सभी जो है मुझे चेक करने पड़ेंगे। इसके बाद में था दोस्तों जो था ये मून था, और मून के बाद में जो डे लॉर्ड है ना वो जो था मेरा वीनस था, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा। अब चूंकि मरकरी 2 बार आ गया था ना, तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। तो मैंने यहाँ पर 5वां रूलिंग प्लैनेट जो है वो भी मैंने ले लिया था, जो कि क्या होता है, हमारा मून का स्टार लॉर्ड होता है। तो उस समय जो है मेरा जो है ये, सॉरी 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 दोस्तों, ये मून नहीं है ना, ये जो है मेरा ये स्टार लॉर्ड है मेरा लगन का, है ना, गलत लिख दिया, क्षमा चाहूँगा, लगन का स्टार लॉर्ड है ना, क्योंकि मून का स्टार लॉर्ड तो जो है मेरा ये हो जाता है ना। तो लगन का स्टार लॉर्ड भी जो है ना मैंने यहाँ पे लिया था, और लगन का जो मेरा स्टार लॉर्ड है वो क्या आया था, मार्स आया था। अब ऐसा मैंने क्यों किया था, मैं तो अभी तक आपको 4 रूलिंग प्लैनेट के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप मेरा रूलिंग प्लैनेट वाला वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें ये चीज़ बताई थी कि यदि डुप्लीकेसी होती है या फिर किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी या उप नक्षत्र स्वामी वक्री होता है या ग्रह स्वयं वक्री होता है, तो उस केस में हम उसे कंसीडर नहीं करते। तो फिर जो है हम 5वां रूलिंग प्लैनेट लेते हैं, जो कि लग्न का जो है जो लग्न का जो है वो नक्षत्र स्वामी ग्रह होता है। इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत कुछ बताया था कि तब भी अगर काम ना हो रहा है तो लगन में स्थित ग्रह, या फिर जो है लगन पर दृष्टि रखने वाले ग्रह, या फिर जो रूलिंग प्लैनेट हैं हमारे, इनके साथ क्लोज्ड कंजंक्शन वाले ग्रह, है ना। और जो है हमारे जो बड़े प्लेनेट हैं उनके लिए हम 6 डिग्री तक का जो है वो कंजंक्शन एरिया लेंगे। छोटे जो प्लेनेट हैं, मतलब जो जल्दी जल्दी मूव करते हैं, उनके लिए हम 4 डिग्री का लेंगे। और कंजंक्शन से बाहर जाने वाले ग्रहों की तुलना में कंजंक्शन में आने वाले ग्रहों को जो है हम स्थान देंगे। ये नियम मैंने आपको बताए हुए थे, है ना। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मेरा रूलिंग प्लेनेट मार्स, मरकरी, मरकरी, मून और वीनस हो गया है। इसके बाद में क्या है कि जो मरकरी है इसे रिप्रेजेंट कर रहा है राहु और केतु। तो यहाँ पर भी जो है मरकरी इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी सॉरी, मरकरी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है राहु और केतु। और जो मून है दोस्तों, मून को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है केतु। तो ये जो है ना एग्जैक्टली जो है मेरे ये रूलिंग प्लैनेट हो गए। अब इन रूलिंग प्लैनेट के बाद में व्यक्ति ने सबसे पहले क्या बोला कि जन्म कितने बजे हो सकता है, ठीक है, ये 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में, ठीक है, 12 और 2 14, सॉरी, मतलब कि दोस्तों ये जो है जन्म, मैंने अभी पहले भी आपको गलत बोल दिया था, ये जो है मेरा ये 2 PM से जो है ये मेरा 4 PM के बीच में हुआ है ना। ये 2 बजे, 4 के कारण मैं 4 और 6 बोल दे रहा था, माय मिस्टेक, ठीक है। अब ना यहाँ पर देखिए क्या है ना, चूंकि ये 2 घंटे का अंतर है, मतलब यहाँ पर लग्न चेंज होने की संभावना है। मतलब कि जातक का जब मुझे बीटीआर करना है तो मुझे राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी, ये चारों ही चीज़ें मुझे चेक करनी पड़ेगी। मतलब मुझे 4 ग्रहों को फिक्स करना है। तो 4 ग्रह मेरे आरपी में मिलना जरूरी है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे 3 ही मिल रहे थे, इसलिए फिर जो है मैंने लगन के उप नक्षत्र स्वामी को जो है मैंने वो लिया था, ठीक है, सॉरी, लगन के मैंने नक्षत्र स्वामी को जो है वो मैंने लिया था। तो मार्स, मरकरी, मून, वीनस ये मेरे हो गए। मरकरी को जो है राहु केतु रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मून को केतु रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, ठीक आ गई थी ना बोलते बोलते। तो ये 4 ग्रहों की जरूरत पड़ेगी मुझे, इसलिए यहाँ पर 4 अलग अलग ग्रह होना जो है वो जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, व्यक्ति ने पहला टाइम जो है मुझे दिया था वो 14 बजे का दिया था। तो 14 बजे मैंने देखा असेंडेंट, बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। मैंने देखा कि इसका राशि लॉर्ड क्या है,
इसका स्टार लॉर्ड क्या है, इसका सब लॉर्ड क्या है, और जो है इसका सब लॉर्ड क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा टाइम जो था वो था 16 बजे का। तो मैंने 16 बजे देखा कि यहाँ पर जो है असेंडेंट क्या है, तो मतलब कि यहाँ पर राशि लॉर्ड क्या है, यहाँ पर जो है स्टार लॉर्ड क्या है, यहाँ पर सब लॉर्ड क्या है, और यहाँ पर जो है मेरा सब लॉर्ड क्या है। तो जब मैंने यहाँ पर देखा 14 बजे मतलब कि 2 बजे, तो वीनस मून जुपिटर वीनस, वीनस मून जुपिटर और फिर जो है ये वीनस, ये जो था मेरा 14 बजे था। 16 बजे जो था मेरा मरकरी राहु मरकरी वीनस था, मरकरी राहु मरकरी, और फिर ये मेरा जो था ये वीनस था। ठीक है, अब इसके बाद में जो है दोस्तों देखिए, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में से जो है मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा जो है मेरा, मतलब इन दोनों के बीच का टाइम जो है ना वो मुझे क्या करना है, डिसाइड करना। अब अगर अभी सॉफ्टवेयर होता तो मैं आपको ये भी बता देता कि लगन जो है वो कब चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में जो है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर BTR करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए हमें क्या करना है, ये वीनस है और ये मरकरी है, मतलब कि हमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये जो है ना मेरा ये 2 नंबर का लगन है, और ये जो है मेरा ये 3 नंबर का लगन है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर वीनस और मरकरी में से किस में से अगर हम देखेंगे दोस्तों, अगर हम देखेंगे वीनस और मरकरी में से तो कौन सा ज़्यादा प्रबल है। देखिए मरकरी जो है वो पहले आया है, मतलब हमें ये चीज़ तो श्योरिटी हो जाती है कि भैया इस व्यक्ति का जो लगन है, लगन जो है इसका 3 नंबर है। 3 नंबर मतलब कि मेष वृषभ और फिर ये मिथुन, मतलब कि व्यक्ति का जो लगन है ना, लगन तो इसका मिथुन है। मिथुन क्यों है, क्योंकि समझिए यहाँ पर जो है मेरा 2 बजे जो है ये राशि स्वामी जो है ये वीनस है, वृषभ राशि है, इसका स्वामी शुक्र होता है। और 4 बजे जो है मेरा ये, मतलब यहाँ से ये लगन चेंज हो रहा है, और ये जो है मेरा क्या आ रहा है, मरकरी आ रहा है। अब मरकरी जस्ट शुरू ना हुआ वो बात अलग है ना। तो अगर मैं मरकरी और वीनस में देखूं तो मरकरी जो है मेरा ज़्यादा प्रबल कार्येश है, मतलब जो है व्यक्ति का लगन तो जो है वो मरकरी ही होगा, मतलब कि लगन का स्वामी जो है वो मरकरी होगा, मतलब मिथुन लगन होगा। ये तो मुझे समझ में आ गया, तो ये मुझे समझ में आ गया कि ये जो है मेरा ये मरकरी होगा। अब इसके बाद में 3 नंबर की जो मेरी राशि है, ठीक है, 3 नंबर की जो मेरी राशि है इसमें मंगल का नक्षत्र होता है शुरू में 6 डिग्री 40 मिनट तक, फिर राहु का होता है, फिर गुरु का होता है। तो यहाँ पर देखिए ये राहु का है, ठीक है, 3 नंबर की राशि में जो है मेरा राहु का नक्षत्र, मतलब इसके पहले जो है मंगल का नक्षत्र भी होगा, है ना। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये मरकरी में मुझे क्या क्या मिलेगा, मरकरी में मुझे मिलेगा मार्स का शुरू में नक्षत्र मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 6 डिग्री 40 मिनट के लिए, और इसके बाद में दोस्तों जो है मुझे राहु का नक्षत्र मिलेगा। ठीक है, लेकिन शुरू के 6 डिग्री 40 मिनट जो है ये बुध की राशि में, ये जो मेरी बुध की राशि है इसमें मंगल का नक्षत्र जो है वो मेरा होगा। ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है ना। अब अगर मैं मार्स और राहु में देखूं तो देखो मार्स मेरा पहले आ रहा है, और मरकरी को मैं ले चुका हूं। तो मरकरी को जब मैं ले चुका हूं तो अब जो है मैं मरकरी को लेने के बाद में, मरकरी चूंकि मैंने डिसाइड कर लिया तो ये जो है अपना ये चला गया। अब इसके बाद में बचे हुए 3 मार्स मून, मून की जगह मैं केतु ले सकता हूँ, वीनस, इनमें सबसे ज़्यादा प्रबल क्या है, मार्स है। ठीक है, तो इसलिए अब मुझे यहाँ पे भी क्या, मरकरी में मुझे क्या डिसाइड करना था, मुझे अब राशि जब मैंने डिसाइड कर ली तो मुझे नक्षत्र डिसाइड करना था। नक्षत्र मेरे पास में मंगल और राहु के थे। राहु अब मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं मरकरी को ले चुका हूँ, तो जब ग्रह को हम ले चुके हैं तो अभी अभी हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है दोस्तों मुझे क्या लेना, मुझे मार्स को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मरकरी के बाद में जो है मेरा ये मार्स हो जाएगा, मतलब कि ये बुध की राशि और मंगल का नक्षत्र होगा। इसके बाद में दोस्तों मुझे सब लॉर्ड और सब लॉर्ड जो है वो मुझे डिसाइड करना, क्या डिसाइड करना है मुझे, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड। अब देखिए जब ये दोनों हो गए, जब ये भी हो गया मेरा, तो अब ये 2 बचे। तो मून और केतु, ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, मून की, लेकिन मून को चूंकि केतु रिप्रेजेंट कर रहा है, नोट्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्लेनेट, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं केतु रख दूंगा, और केतु रखने के बाद में यहाँ पर जो है दोस्तों लास्ट में जो है मेरा ये वीनस आ जाएगा। तो लगन का जो स्वामी है वो बुध होगा, नक्षत्र स्वामी मंगल होगा, उप नक्षत्र स्वामी केतु होगा, और जो सब लॉर्ड है वो जो है दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, वो वीनस हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद में दोस्तों वीनस का जो आर्क है, जब वो मैंने 50% पर जो है वो सेट कर दिया, उसके बाद में जो है वो 15, 11,
और फिर ये 20, ये जो है ना मुझे ये समय मिला। तो मैंने व्यक्ति को बताया कि जन्म समय शुद्धिकरण के बाद में आपका जो समय है वो 3:11 और 20 सेकेंड है। इस तरह से जो है दोस्तों मैंने ना ये जो है BTR किया है ना। अब मुझे क्या है ना एग्जाम्पल्स और करवाने हैं, ठीक है, लेकिन अब मतलब समय बहुत हो गया यार, है ना, 35 मिनट करीबन हो गए हैं वीडियो के। तो वो ना मैं आपको अगले वीडियो में जो है आगे करवा दूंगा, है ना, BTR से संबंधित। लेकिन आज जो मैंने नियम बताए हैं वीडियो में वो आपको मुंह जबानी याद होना जरूरी है ना। BTR आप सीख जाइए दोस्तों, है ना। जैसे तो BTR से क्या है, यदि व्यक्ति को समय में दिक्कत है या व्यक्ति अगर आपके पास में आता है प्रश्न पूछता है, तो यदि जन्म समय में अगर आपको प्रश्न भाव से संबंधित जो है यदि आपको RPs मिल जा रहे हैं, है ना, प्रश्न भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है यदि वो आपको RPs में मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो आप इमीडिएटली पहले या बाद वाला देख लीजिए, वो आपको RP में मिल जाएगा। व्यक्ति आके खुद ही बोल रहा है कि भैया मुझे मेरे जन्म समय में दिक्कत है ही, मेरी माता जी कहती थी या कहती हैं कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में हुआ है मेरा जन्म दोपहर में, अब आप इसे सही करके बताइए। तो फिर हम इस पूरी विधि के थ्रू जो है वो BTR करेंगे। ये 13:11 जो है वो आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर लोग दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि देखिए मरकरी आया हुआ है 2 बार, तो हमें 2 समय देने चाहिए क्योंकि बुध जो है वो डुअलिटी का प्लेनेट है। तो अब ये चीज़ें अगर ऐसा अगर लगता तो हम जो है दूसरा मतलब एक समय निकालने की भी जो है वो कोशिश करते। लेकिन चूंकि यहीं पर जो है इवेंट्स जो हैं, कुछ एक दो इवेंट जो पूछे थे हमने वो वेरीफाई हो रहे थे, तो मतलब वो चीज़ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, है ना। तो इस तरह से जो है ये BTR किया जाता है। तो ये आप अभ्यास करिएगा, मैं अगले वीडियो में फिर से जो है BTR पर चर्चा कर लूँगा, है ना। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है वो नमस्कार करता हूँ मैं आपको, है ना।